हेलो। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन। और लास्ट वीडियो हमने स्टार्ट करी थी फीटल इरेक्थोपोइसिस के ऊपर। हमने फीटल की डेफिनेशन वगैरह देख ली है और हमने थोड़ा सा एलएमपी के बारे में भी जाना कि एलएमपी के 2 वीक बाद ओवुलेशन है और ओवुलेशन पे फर्टिलाइजेशन या फिर कंसेप्शन हुआ और उसके बाद फिर हमारा एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद फीटस बना। ये सब हमने देख लिया था। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि इसमें हम जो भी एज या फिर जो टाइमलाइन हम डिस्कस करेंगे वो एम्ब्रियोनिक टाइमलाइन होगी, यानी एम्ब्रियो बनने के बाद, जो कि एलएमपी से 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से क्लियर कर लिया था, बट फिर भी वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो गेस्टेशनल एज है वो शुरू होती है एलएमपी से। गेस्टेशनल एज एलएमपी से शुरू होती है और एम्ब्रियोनिक एज फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है। इसमें हम एम्ब्रियोनिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लड है, ब्लड सबसे पहले कहाँ बनेगा? ब्लड सबसे पहले बनेगा योक सैक में। योक सैक भी प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद वो डीजनरेट कर जाता है। वो डीजनरेट ना कर पाए अच्छे से तो मैकल्स डायवर्टिकुलम डिजीज एक होती है, कंजेनिटल डिजीज जो होती है, वो सब हम अगर अलग से एम्ब्रियो पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए योक सैक वो प्राइमरी जगह है जहाँ पर सबसे पहले ब्लड बनता है। योक सैक 3 से 8 हफ्ते तक मतलब शुरुआती टाइम में ब्लड प्रोड्यूस करता है। योक सैक के साथ अब हम, जैसे योक सैक देख लिया हमने, योक सैक सबसे पहले ब्लड प्रोड्यूस करेगा 3 से 8 हफ्ते तक। इसके बाद योक सैक के बाद लिवर लिवर करता है 6 हफ्ते से बर्थ तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। छठे हफ्ते में आके लिवर अपना काम संभाल लेता है। लिवर इज लाइक कि ठीक है, अब यहाँ से मैं कैरी ऑन करता हूँ, मैं देखता हूँ जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता। फिर लिवर की ड्यूरेशन के बीच में ही स्प्लीन भी आती है। स्प्लीन हेल्प करती है 10 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक। 10 हफ्ते से लेके 28 हफ्ते तक स्प्लीन हेल्प करती है। और फिर बोन मैरो अडल्टहुड में बोन मैरो काम आती है ब्लड प्रोड्यूस करने के लिए। और इसकी जो ड्यूरेशन है ये स्टार्ट हो जाती है 18th वीक में। 18th वीक में बोन मैरो में ब्लड बनना शुरू हो जाता है और अडल्टहुड तक ब्लड बनता है इसमें। अडल्टहुड मीन्स ओवर द कोर्स ऑफ लाइफ बोन मैरो से ही हम ब्लड लेते हैं, हमारा बोन मैरो ही हमें ब्लड प्रोड्यूस करके देता है। ओके, अब इसमें एक जो स्टार्ट बिगिनिंग है वो 18 वीक है और अडल्टहुड में भी यही काम आ रहा है। और याद करने के लिए हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 18+ हम फिर अडल्ट कहते हैं खुद को, 18 के बाद हम खुद को अडल्ट कहने लग जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। वैसे ये वीडियोस जनरली याद करने के पर्पज से नहीं है, ये बस आपको कोर कंसेप्ट समझाने के लिए है कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं। बट फिर भी कुछ एक आधी बातें अगर याद हो जाए तो बेटर है। 18 वीक से लेके अडल्टहुड तक बोन मैरो, स्प्लीन 10 से 28 हफ्ते, लिवर 6 वीक से बर्थ तक, और सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट योक सैक, जो कि बाद में डीजनरेट कर जाता है। डीजनरेट ना कर पाए तो मैकल्स डायवर्टिकुलम या फिर कुछ और डिजीज भी हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकल्स डायवर्टिकुलम। अब हम देखेंगे गेस्टेशनल एज 5th वीक। गेस्टेशनल एज 5th वीक का क्या मतलब है कि एलएमपी से लेके अभी तक सिर्फ 5 ही हफ्ते हुए हैं। अगर हम इसको एम्ब्रियोनिक एज में बताएंगे तो ये 3 वीक के अराउंड बनेगा। इसमें हमें देखने को मिलता है गैस्टेशनल सैक, योक सैक और एम्ब्रियो, या फिर इसको हम फीटल पोल भी कहते हैं। आपके पास जो रिपोर्ट्स आती हैं अल्ट्रासाउंड की, जो अर्लीस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें फीटल पोल मेंशन होता है, योक सैक होता है और गेस्टेशनल एज होता है। और कुछ क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको सिर्फ मार्क करके दिखाना होता है कि इसमें योक सैक कौन सा है या फिर एम्ब्रियो या फिर फीटल पोल कौन सा है। अब हम थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड कैसे इंटरप्रेट करते हैं हम।
मैंने किसी से पूछा था कि सीटी एमआरआई तो फिर भी हम समझ जाते हैं कि हाँ ड्राइंग सी होती है, जैसा हम नॉर्मल एनाटॉमी पढ़ते हैं वैसे ही हमें सीटी एमआरआई या फिर एक्सरेज भी देखने को मिलता है, बट अल्ट्रासाउंड इतने टफ क्यों होते हैं? तो उसने मेरे को रिप्लाई किया था कि अल्ट्रासाउंड कोई फोटो नहीं होती, वो फोटो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है, इसलिए वो इतनी मुश्किल होती है। ठीक है, आपने साउंड वेव डाली कहीं पर और वहां से जो रिफ्लेक्ट बैक होकर आएगी आप उसको रिसीव करेंगे, उससे आप एक इमेज क्रिएट करेंगे, फिर आप उसको स्टडी करेंगे। तो थोड़ी सी मुश्किल होती है सीटी एमआरआई के मुकाबले। मैं ये नहीं कह रहा कि सीटी एमआरआई बहुत ईजी है, बट रिलेटिवली मेरे को अल्ट्रासाउंड ज़्यादा टफ लगता है। इट्स अ डिफिकल्ट स्किल। तो फिर स्टार्ट करते हैं हाइपर इकोइक से। इको, इको मतलब आवाज का गूंजना। आपने आवाज आवाज को आप ऐसे देखा, आप एक बॉल बॉल की तरह मानी, आपने बॉल को दीवार पे मारा, बॉल वापस आ गई। ठीक है, जो वापस आई है बॉल उसकी इमेज बनेगी आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, वैसे ही साउंड मान लीजिए, आपने साउंड दे के मारी दीवार पे, वो रिफ्लेक्ट बैक होके आई और जो साउंड आई उसकी फिर इमेज बनेगी दीवार के ऊपर। तो फिर वो ब्राइट इमेज बनेगी कि कुछ वापस आया है, तो वहां पे ब्राइटनेस होगी। तो उसको हम कहेंगे हाइपर इकोइक। स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है तो हमें वाइट देखने को मिलेगा। तो जो ज़्यादा डेंस हैं चीज़ें, जो सॉलिड हैं चीज़ें, वो वाली चीज़ें हाइपर इकोइक होती हैं, जैसे कि हमारी बोन और स्टोन। स्टोन में क्लासिकल एग्जांपल है गॉल स्टोन का, जैसे कि गॉल ब्लैडर। ये एक अल्ट्रासाउंड की इमेज आपकी स्क्रीन पर, ये गॉल ब्लैडर है, ये यहाँ पे स्टोन है। स्टोन हमें वाइट कलर में दिख रहा है। अब आप नोटिस कीजिए कि जो स्टोन है, स्टोन के बाद वाला एरिया थोड़ा डल है। डल इन द सेंस कि वो वाइट नहीं है, क्योंकि वाइट तो हमारा स्टोन हो गया। उसके बाद क्योंकि जो स्टोन था उसने ज़्यादातर जो हमने साउंड वेव डाली उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया, आगे पास ऑन नहीं होने दिया। तो उसके बाद अगर साउंड जा नहीं पा रही, बहुत कम जा पा रही है, तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं होगी। अगर किसी जगह से साउंड रिफ्लेक्ट बैक होगी ही नहीं, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा ब्लैकिश सा देखने को मिलेगा। उसी को कहते हैं पोस्टीरियर अकाउस्टिक शेडो। फिर उसके बाद आता है हाइपो इकोइक। हाइपर इकोइक तो हुआ आपने आवाज फेंकी, आवाज वापस आ गई, आपकी एक ब्राइट इमेज बन गई। ठीक है, हाइपो इकोइक की कम इको, इको तो है, आवाज वापस तो आ रही है पर बहुत कम इको वापस आ रही है। जैसे कि वीक रिफ्लेक्शन ट्यूमर या फिर लिम्फ नोड के केस में। ट्यूमर हमारे हाइपर इकोइक भी हो सकते हैं और हाइपोइकोइक भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर वो हाइपोइकोइक होते हैं। और ये हमारे लिम्फ नोड वगैरह, ठीक है, लिम्फ नोड ज़्यादा सॉलिड नहीं होते, इसलिए वो वीक रिफ्लेक्शन शो करते हैं। जैसे ये अल्ट्रासाउंड की इमेज आपकी स्क्रीन पर है, आप देखिए ये जो दिख रहा है ये हाइपोइकोइक है। जो इसके आसपास है जो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है वो हाइपर इकोइक है। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है सेंटर में, ये हाइपोइकोइक है, ये एक लिम्फ नोड है। अब हम लास्ट में हम देखेंगे एनीकोइक। एनीकोइक मतलब एब्सेंट इको, कि इको नहीं है, आवाज नहीं गूंज रही, आपने साउंड वेव डाली, पीछे से कुछ भी वापस नहीं आया। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं है तो कैसा कलर आएगा? अगर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा थी, हाइपर इकोइक के केस में तो बहुत ब्राइट थी। हाइपो इकोइक के केस में रिफ्लेक्शन थोड़ी कम हुई, ब्राइटनेस थोड़ी और कम हुई, थोड़ा ग्रेइश ग्रेइश हो गया। अब आपने साउंड डाली और वापस कुछ भी वापस नहीं आया, नो रिफ्लेक्शन, तो कैसा कलर आएगा? तो ब्लैक कलर आएगा। ब्लैक कलर किस में मिलता है? फ्लूइड्स में और सिस्ट में। ये फोटो देखिए अल्ट्रासाउंड की, टोटल ब्लैक एरिया, पिच ब्लैक, डार्क ब्लैक, मतलब रिफ्लेक्शन जीरो है। अब आप दोबारा से एक बार फीटल पोल वाले डायग्राम को देखें, जो अल्ट्रासाउंड हमने दिखाया था 5th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज में। यहाँ पे देखिए जो फीटल पोल या फिर एम्ब्रियो है वो ब्राइट है, यानी हाइपर इकोइक है, क्योंकि वो सॉलिड है। और जो योक सैक है वो थोड़ा डार्क ग्रे या फिर ब्लैक की तरफ जाता है अकॉर्डिंग टू कलर। ये हाइपोइकोइक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर योक सैक में फ्लूइड है। योक सैक का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना और एट द एंड डीजनरेट कर जाना। ठीक है, और फिर गैस्टेशनल सैक भी देखिए आप, ये भी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा बाहर थोड़ा ब्राइट है
और अंदर डार्क ग्रे कलर का है। ठीक है, जो फीटल पोल है वो है हमारा हाइपर एक्वाइक। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी, और अगर आपको कभी अर्ली प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड देखने को मिले तो आप सिर्फ रिपोर्ट ना पढ़ें, उसके साइड में लगी हुई फोटो भी आप देख पाएं। ज़्यादा नहीं, बट अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी की कोई मिले अल्ट्रासाउंड तो फिर उसके फोटोज देखना, आप डेफिनेटली फीटल पोल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।